नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट यूएफओ यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की तरफ से है। अब जब भी हम इसका नाम सुनते हैं यानी कि यूएफओ का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एलियंस का ख्याल आने लगता है और आज तक मोस्टली इसे खबर यूनाइटेड स्टेट, मेक्सिको या साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साइड से निकल के आती है। लेकिन अभी की बात करें तो अभी भारत में कैसे यूएफओ को आइडेंटिफाई करने की बात सामने आई है। इसे कल इम्फाल एयरपोर्ट के करीब देखा गया था, जिसके तुरंत बाद ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हसीमारा एयरबेस से 2 रफाल फाइटर जेट को स्क्रैम्बल किया गया था, जो कि टेक ऑफ करने के कुछ ही समय के बाद ही वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन जब तक रफाल वहां पे पहुंचे तो कोई भी यूएफओ वहां पर मौजूद नहीं था। कुछ लोग अभी इस यूएफओ को चाइनीज बलून होने का डाउट कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ऐसे एक चाइनीज बलून को या स्पाई बलून को यूनाइटेड स्टेट के ऊपर भी देखा गया था, जिसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से मार के गिरा दिया गया था। आमतौर पर इन बलून्स में चाइना की तरफ से हाईटेक सर्वेलेंस सेंसर्स को लगाया जाता है, जो कि दुश्मन के एरिया में चुपके से जाके वहां पे सर्वेलेंस कर सकते हैं और डाटा को अपनी देश के लिए ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चाइनीज बलून होता तो इतनी तेजी से या जल्दी से गायब नहीं होता, क्योंकि बलून में उतना स्पीड नहीं होता कि वो इतनी जल्दी बॉर्डर पार करके दूसरी तरफ चला जाएगा। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में भी जब इसको स्पॉट किया गया तो ये बलून इतनी जल्दी वहां से गायब नहीं हो पाता, भाग नहीं पाता। तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कोई चाइनीज ड्रोन्स होगा या एरियल सिस्टम होगा, जिसके बारे में अभी तक हमको नहीं पता है। बाकी अगर ये चाइनीज बलून होता भी है तो इस तरीके की एक्टिविटी को हमको सीरियसली लेना चाहिए, वरना हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन सकते हैं। खास करके अगर वो इस तरीके से आके चले जाते हो और हम उनको इंटरसेप्ट भी नहीं कर पाते हैं, खास करके रफाल जैसे फाइटर जेट भी उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये सबसे बड़ी चैलेंज होने वाली। क्योंकि वो अपनी ऑब्जेक्टिव तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन बदले में हमको उनके बारे में कोई भी डाटा और आइडिया नहीं लगा होता है कि ये क्या था और क्या डाटा लेकर चला गया है, जो कि हमको एक बहुत ही बड़ी टेक्निकल डिसएडवांटेज वाली पोजीशन में डाल सकता है। अगला अपडेट भारत और मालदीव्स की तरफ से है। आपने सुना होगा, अभी न्यूज में चल रहा है कि मालदीव्स की तरफ से भी इंडियन सोल्जर्स को और क्रू मेंबर्स को अपने देश से भारत में वापस डिपोर्ट करने का फैसला किया गया, जिसमें कुल मिलाकर 77 इंडियन पर्सनल मौजूद हैं, जो कि मालदीव्स में मौजूद हैं अभी। और भारत की तरफ से मालदीव्स को अपनी मैरीटाइम बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जो हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे और दोनों जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट दिया गया था, उनकी मेंटेनेंस में, ट्रेनिंग में और सर्विस में मालदीव्स की मदद कर रहे थे। लेकिन अभी मालदीव्स की तरफ से इनको वापस भारत में भेजने का फैसला किया जा रहा है। अब भारत और मालदीव के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है या बायलैटरल रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग अच्छा रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि रिलेशन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। और जैसे ही मालदीव्स में सरकार बदल जाती है, वैसे ही मालदीव्स की तरफ से किए गए वादे और एमओयू को बदल दिया जाता है। अभी रिसेंटली मालदीव्स में जब फ्रेश इलेक्शन हुआ तो उसके बाद मालदीव्स में एक नई सरकार बनी और मोहम्मद मुइज़ मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बने। और मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका जो पहला स्टेप था वो ये था कि अभी मालदीव्स में जो 77 इंडियन मिलिट्री और टेक्निकल क्रू मौजूद थे, उनको भारत भेजने का फैसला किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मालदीव्स के पहले के जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद सोहेल, उनकी तरफ से भारत के साथ किए गए करीब 100 के आसपास एमओयू को भी फिर से नई गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू करने का फैसला किया जा रहा है। यानी कि भारत के साथ जो डील और एमओयू साइन किया गया था उसको दोबारा से इवैल्यूएट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा और उसमें आगे चल के चेंजेस करने के बारे में बात की जा रही है। अब मालदीव्स में एक पार्टी प्रो चाइनीज पार्टी है जो कि सत्ता में आई है। इससे पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है जहां पर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट मालदीव्स पर राज कर रही थी। तब मालदीव्स की तरफ से भारत की तरफ से उनको दिए गए हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट्स और सभी इंडियन क्रू मेंबर्स को भी भारत में वापस भेजने का फैसला किया गया था, जिससे ये बात साफ है कि मालदीव्स के साथ कोई भी परमानेंट एग्रीमेंट को साइन करना संभव नहीं है और ना ही मालदीव्स एक फेथफुल नेबरिंग कंट्री होने वाली है, क्योंकि सरकार बदलने के साथ साथ यहाँ पर सब कुछ बदल जाती है। अब जब एक सरकार हमसे हेलीकॉप्टर्स लेके ऑपरेट करना चाहती है और मेंटेनेंस और सपोर्ट में मदद चाहती है, तो दूसरी गवर्नमेंट आने के बाद वो ठोकर मारकर उसी चीज को वापस भेज देते हैं, जो कि बिल्कुल भी रिस्पेक्टफुल नहीं लगता है। तो भारत के पास यहाँ पर 2 रास्ते हैं, या तो इनको फ्यूचर में ऐसी कोई भी मिलिट्री एड को देने पर रोक लगा देना चाहिए। इसमें हो सकता है हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो सकते हैं, या फिर कूटनीति से यहाँ पर अपनी प्रेजेंस को चाइनीज प्रेजेंस के मुकाबले ज्यादा करना चाहिए, जिससे कभी भी मालदीव्स में प्रो चाइना गवर्नमेंट सत्ता में ना आ पाएगी, वरना हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला और लॉन्ग टर्म बेसिस पर हम मालदीव्स के साथ कोई भी अच्छे रिलेशन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगला अपडेट भारत की एमका प्रोग्राम की तरफ से है। अभी जैसे कि एमका को डेवलप करते समय हम जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 इंजन का इस्तेमाल करने वाले और इसकी इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान और इसकी पहली बैच में बनने वाले करीब 40 MK1 वेरिएंट में भी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा और इन इंजन को अभी भारत में TOD के साथ बनाया जाएगा।
इस बीच अभी ये भी सुनने को मिला है कि अभी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को एमका प्रोजेक्ट में भी मदद करने का फैसला किया जा रहा है और चाइना की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट अभी भारत को जल्दी से जल्दी मॉडर्न इक्विपमेंट्स को डेवलप करने में और हासिल करने में मदद करना चाहता है। इसी वजह से भी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एमका फाइटर जेट को डेवलप करने के लिए भारत की मदद करने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत को मैन पावर एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। अब किसी भी चीज को बनाने के लिए मैन पावर का होना, स्किल्ड मैन पावर को होना काफी जरूरी है, वरना अगर हमारे साइंटिस्ट कुछ नए चीज को या कोई नए सिस्टम को डेवलप करते भी हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत पड़ती है और इसी एक्सपीरियंस को गेन करने में हमको वक्त लग सकता है। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट हमको एमका को बनाने के लिए अपनी मैन पावर को और एक्सपर्टीज को प्रोवाइड करता है और असिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें एमका को डेवलप करने में जितना समय पहले लगने वाला था उससे कम समय लगने वाला है, क्योंकि वो पहले से ही 2 5th जनरेशन फाइटर को डेवलप कर चुके हैं। तो उनको इसे डेवलप करने का प्रोसेस पहले से ही पता है, जिसको इंप्लीमेंट करने से हम डेवलपमेंट टाइमलाइन में किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए या फिर किस किस स्टेप में इसको करना चाहिए हमको पता चल जाएगा। ठीक इसी वजह से ही साउथ कोरिया की तरफ से अपनी KF-21 को बहुत ही जल्दी डेवलप कर लिया गया था, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से उनको मैन पावर एक्सपर्टीज को प्रोवाइड किया गया था और लॉकहीड मार्टिन के डिजाइनर्स और इंजीनियर्स की तरफ से साउथ कोरिया को उनकी KF-21 को डेवलप करने के लिए मदद किया गया था, जिस वजह से वो इतनी जल्दी इसको डेवलप कर पाए थे। हालांकि एक 4.5 जनरेशन या यूं कहें कि 5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है, पर सेम लॉजिक भारत पर भी लागू होता है और अगर हमको स्किल्ड मैन पावर की सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो हम जल्दी से ही एमका को डेवलप कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।